कि आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो 11th में है या 12th में है या अपने ग्रेजुएशन में है या पोस्ट ग्रेजुएशन में है। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगी जो अभी ज़्यादा अवेयर नहीं है इकोनॉमिक्स को लेके। तो आज मैं बताऊंगा आप सभी को इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट के थ्रू आप फ्यूचर में एज ए करियर क्या क्या ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के इंटरेस्ट को आप अपने प्रोफेशन में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक्स में आफ्टर 11th 12th क्या क्या कौन कौन से कोर्स होते हैं जो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है बीए या बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। सेकंड बीए या बीए ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। थर्ड बीएससी ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। And fourth one is BSc in applied इकोनॉमिक्स। तो गाइस जैसे ही आप यहाँ पर लिस्ट में देख सकते हैं कि आपके पास 4 कोर्सेज हैं जो आप एज ए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बीए ऑनर्स और बीए या ऑब्लिक बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स आप कर सकते हैं, या बीए ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, या बीएससी ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, या बीएससी अप्लाइड इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं अपने ग्रेजुएशन के फील्ड में। तो ये सभी कोर्सेज आपके लिए वेरी हेल्पफुल होंगे अगर आप ये अपने इकोनॉमिक्स का इंटरेस्ट को अपने प्रोफेशन में चेंज करना चाहते हैं। तो आप लोगों को ग्रेजुएशन में कम से कम इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट जरूर सिलेक्ट करना चाहिए। तो अभी बाकी ग्रेजुएशन के लिए आप लोगों को इतना बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटी प्रेफर करनी चाहिए, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। और बाकी आप गूगल कर भी सकते हैं, मोस्ट प्रेफरेबल तो दिल्ली यूनिवर्सिटी होगा। बाकी बहुत से बच्चे कहीं अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वो लोग अपनी होम यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। तो जबकि देखा जाए तो आपका ग्रेजुएशन इतना मैटर नहीं करता, बट जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से करना बहुत मैटर करता है। क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन आपको अच्छी प्लेसमेंट तो नहीं मिल सकती। मेरे ख्याल से बहुत कम ही कॉलेजेस हैं होंगे जो प्लेसमेंट्स देती हैं, बट आफ्टर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स आप बहुत अच्छी प्लेसमेंट गेट कर सकते हैं। मंथली आप लाखों कमा सकते हैं अगर आप इकोनॉमिक्स के फील्ड से जाना चाहते हैं। तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि मास्टर्स के लिए आपको किस यूनिवर्सिटी पे जाना चाहिए और किस के थ्रू करना चाहिए, ताकि आप आगे अच्छा सर्वाइव कर सकें, अच्छी लाइफ जी सकें और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के थ्रू आप आगे लाइफ में आपका प्रोफेशन भी बहुत अच्छा। ओके, तो अभी बात कर लेते हैं कि इसका स्कोप इन इकोनॉमिक्स क्या क्या है। तो सबसे पहला मैं बताऊंगा आप लोगों को, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रोफेशन इन टीचिंग। आप सभी जानते होंगे कि एक टीचिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं एज ए पीजीटी। बट आप अगर इकोनॉमिक्स हैं तो आप पीजीटी में नहीं जा सकते, सॉरी। आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो कॉमर्स स्ट्रीम में होती है या आर्ट्स स्ट्रीम में होती है, और जो कि वो हमारा 11th 12th के बाद ही डिसाइड होता है। तो इसलिए आप टीजीटी के लिए तो नहीं जा सकते। आप टीजीटी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते।
अगर आपके पास बीए और बैचलर डिग्री इकोनॉमिक्स है तो आप कर सकते हैं, बट इकोनॉमिक्स का कोई रोल नहीं होगा उधर। वहाँ पर आपको बस बीएड की एलिजिबिलिटी होगी, आपके पास बीएड होना चाहिए एंड बैचलर डिग्री होनी चाहिए, देन आप अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी के लिए। बट इन केस ऑफ पीजीटी मैं आपको बताऊंगा कि आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होगी कि बैचलर्स में मिनिमम 55% स्कोर होना चाहिए आपका ओवरऑल, और आपके पास बीएड होना चाहिए, और सीटेट और अदर स्टेट एग्जाम ऑफ टीचिंग क्वालिफाइड होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इकोनॉमिक्स के थ्रू आप पीजीटी कैसे बन सकते हैं, मीन्स 11th और 12th में आप टीचर कैसे बन सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री में मिनिमम 55% होना चाहिए। बाकी आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है 5% समथिंग का, और आपके पास बीएड होना चाहिए, और सीटेट और अदर स्टेट एग्जाम ऑफ टीचिंग क्वालिफाइड होना चाहिए। ओके, तो पीजीटी एक बेस्ट ऑप्शन होगा जहाँ पर आप आई थिंक 65 to 75K पर मंथ अर्न कर सकते हैं। वो भी गवर्नमेंट जॉब रहेगी आपके पास, और आप सभी को ही पता है गवर्नमेंट जॉब का कितनी वैल्यू है अपनी सोसाइटी में, लोग कितनी वैल्यू देते हैं, और बहुत से फैसिलिटीज़ मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। एंड वो बाकी गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू क्या है वो तो आप खुद ही जानते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो बाकी ये टीजीटी का ऑप्शन था। मैं आपको अब एक और इससे ऊपर चले तो आपके पास एक ऑप्शन होता और है कि आप अपना टीचिंग के प्रोफेशन को आप किस लेवल पर देखना चाहते हैं। तो ये तो एक पीजीटी के। सो गाइस, आफ्टर पीजीटी आपका टीचिंग में नेक्स्ट स्टेज जो होगा वो होगा बैचलर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का कॉलेज में। तो इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी होगी कि आपके पास मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए या मास्टर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए, और विथ 55% मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए आपके पास। और बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जो SC ST एंड OBC अदर कैटेगरी PWD एक्सेट्रा, तो उनके लिए आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है 5% का ऑलमोस्ट। तो और जो तीसरी एलिजिबिलिटी ये है कि आपको नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। और ये नेट क्या होता है हम बात करेंगे। नेट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, और टीचिंग की पोस्ट के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी मानी जाती है। तो ये जो नेट हमारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसको दो तरह से हम देख सकते हैं। सबसे पहला ये कि जिनकी रैंक्स नहीं, ओनली क्वालिफाइड होते हैं नेट, मतलब जब अच्छी रैंक नहीं है तो उन्हें नेट क्वालिफाइड कह दिया जाता है। और जबकि इसमें जो अच्छी रैंक वाले बच्चे होते हैं तो उनको JRF क्वालिफाइड कह दिया जाता है। तो JRF क्वालिफाइड वो होते हैं जिनकी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में अच्छी रैंक्स होती हैं। ओके, तो और ये JRF क्या होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप नेट क्या होता है हम बात करेंगे। नेट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, और टीचिंग की पोस्ट के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी मानी जाती है। तो ये जो नेट हमारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसको दो तरह से हम देख सकते हैं। सबसे पहला ये कि जिनकी रैंक्स नहीं, ओनली क्वालिफाइड होते हैं नेट, मतलब जब अच्छी रैंक नहीं है तो उन्हें नेट क्वालिफाइड कह दिया जाता है। और जबकि इसमें जो अच्छी रैंक वाले बच्चे होते हैं तो उनको JRF क्वालिफाइड कह दिया जाता है। तो JRF क्वालिफाइड वो होते हैं जिनकी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में अच्छी रैंक्स होती हैं। ओके, तो और ये JRF क्या होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप नेट के थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं जाते हैं और अपनी हायर स्टडीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो इनकेस अगर आप PhD के लिए जाओगे
तो पीएचडी में आपको जो जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं, जो रैंक होल्डर्स होते हैं, उनको जो है फेलोशिप मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि क्या होता है कि अब पीएचडी करते करते बच्चों की एज कितनी हो जाती है, मिनिमम 24 और 25। ओके, तो उस एज के बाद कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, बट वो उनके ऊपर प्रेशर होता है कि जल्द से जल्द हमें जॉब मिले, हम घर को संभाले या सब कुछ देखना होता है, बाकी जिम्मेदारी। तो उनके चलते हुए तो गवर्नमेंट ये क्या करती है कि जो पीएचडी अगर बच्चा करना चाहता है और वो हायर स्टडीज़ में जाना चाहता है, तो अगर बैकग्राउंड उनके अच्छे नहीं है और प्लस में बहुत सी सिचुएशंस हो सकती हैं, तो और एज का इश्यू होता है और आपके हाथ में जॉब नहीं है, तो अंडर प्रेशर आप इस तरीके से सही से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट जो है उन बच्चों को फेलोशिप देती है, और जेआरएफ के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप पीएचडी करेंगे किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से इन इंडिया में, तो उसके लिए आपको जो है मंथली अप्रॉक्स 40,000 पर मंथ मिलेगा आपको फेलोशिप। ओके, तो 40,000 मीन्स अगर पीएचडी आपकी 5 साल की होगी 5 years की, तो 5 years में 3 साल तक तो आपको जूनियर फेलोशिप मिलेगी, जबकि 2 साल जो होगा आपको सीनियर फेलोशिप मिलेगी। तो 40,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको ईयरली का पैकेज हो जाएगा ईयरली 4,80,000 होगा। तो अप्रोक्स 5 साल के अंदर आपको गवर्नमेंट जो है 24 लाख रुपए देगी आपको पीएचडी कंप्लीट करने के लिए, और साथ के साथ आपको फेलोशिप देगी 24 लाख रुपए तक का। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से नेट को क्वालिफाइड करते हैं, आप आगे क्या करना चाहते हैं, आगे हायर स्टडीज़ कंटिन्यू रखना चाहते हैं या फिर जॉब के लिए जाना चाहते हैं। तो वो आपके लिए आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, तो यहाँ तक बस यही था। और अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं देन आप अगर हायर स्टडीज़ के लिए नहीं जाना चाहते हैं, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अदर यूनिवर्सिटीज़ में, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकलती रहती हैं, तो आप वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये मिनिमम 3 एलिजिबिलिटीज़ हैं अगर आपके पास, तो आप जा सकते हैं। ओके, और नेट क्वालिफाइड मिनिमम होना चाहिए आपके पास। और बात कर लेते हैं सैलरी की। तो अभी तो अभी अराउंड जो है 70 to 80,000 पर मंथ आपको मिलता था, बट अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने डीए में इंक्रीमेंट किया है, तो जिसकी वजह से आपकी सैलरी अब पर मंथ होने वाली है वो 90 अप्रॉक्स होनी चाहिए, 90 to 95 पर मंथ। तो आप देख सकते हैं कि आपका टीचिंग, अगर आप चाहते हो अपना प्रोफेशन टीचिंग में बनाना, तो आप मंथली कितना अर्न कर सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आपकी एक बहुत अच्छी लाइफ बन सकती है अगर आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स हैं और टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। तो अभी मैं आप दूसरी चीज़ बाकी बात करूँगा कि इसका दूसरा स्कोप क्या है इकोनॉमिक्स का। तो ये तो हमारा टीचिंग का प्रोफेशन हो गया। ओके, तो दूसरा हम बात कर लेते हैं, दूसरा हमारा हो गया बैंकिंग का। ओके, बैंकिंग सेक्टर। तो गाइस, अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं, तो आप गवर्नमेंट जो आरबीआई है वो अपने कमर्शियल बैंक्स में या आरबीआई में ही, सेंट्रल बैंक में ही एज ए इकोनॉमिस्ट कई एग्ज़ाम्स करवाती है, जिसके थ्रू आप उन्हें एज ए इकोनॉमिक जॉब कर सकते हैं, या इकोनॉमिस्ट एजेंट के थ्रू, और इकोनॉमिक्स एडवाइज़र के थ्रू आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। ओके, तो इसके ऊपर तो मैं बाकी अलग से, अगर आप कहेंगे आपको ज़रूरत होगी, तो मैं आप इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन जाएगी कि गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी हो सकती है इकोनॉमिक्स के बेस पे, तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी सेकेंड स्कोप आपका बैंकिंग का ही हो गया,
और थर्ड स्कोप हम देख सकते हैं कि नेट के थ्रू ही, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू आप पीएसयूज में जॉब कर सकते हैं, पीएसयूज में जॉब कर सकते हैं। और आप मंथली जो है लाख से 2 लाख 1.5 लाख समथिंग आप अर्न कर सकते हैं अगर आप नेट के थ्रू पीएसयू में चले जाते हैं तो, ऐसे पोस्ट इकोनॉमिक एडवाइजर और बिजनेस एनालिस्ट हो गया वगैरह वगैरह। तो आपका थर्ड स्कोप तो ये हो गया। और फोर्थ हम बात कर लेते हैं जो है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। आईएएस के नाम से जाना जाता है। तो आप दोस्तों आप सभी ने सुना होगा कुछ सिविल सर्विसेज होती हैं जिसमें आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, आईआरएस हो गया। तो इन सब के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो ठीक उसी तरीके से, और वैसे एक आईईएस एक और होता है जिसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज कहते हैं। ठीक उसी तरह इकोनॉमिक्स के फील्ड के बच्चों के लिए एक इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज भी होता है। ओके, तो उन चीज़ों में आप कंफ्यूज मत होना कि आईएएस इंजीनियरिंग सर्विसेज भी होता है, एक इकोनॉमिक सर्विसेज भी होता है। तो ये जो है यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इन सब का होता है सीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक उसी तरह से आईएएस का अपना अलग एग्जाम होता है। तो सबसे बेस्ट इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि आप अगर सीएससी में जाते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, तो उसमें आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों देना पड़ता है। ओके, बट यहाँ पर आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि आप डायरेक्ट मेंस में एंट्री कर सकते हैं। ओके, डायरेक्ट मेंस में एंट्री कर सकते हैं, आपको प्रीलिम्स देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा, अगर बनाना हुआ तो आप लोगों को जरूरी लगे तो। इसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ता है हमें और कितना पढ़ना पड़ता है और कितने पेपर होते हैं, कितने एग्जाम्स होते हैं, इसके एग्जाम मोड में कितने पेपर्स देने पड़ते हैं हमें, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के देने होते हैं, तो वो सब हम किसी दूसरे वीडियो में बात कर लेंगे। बाकी अभी इतना बता सकता हूँ कि इसमें बस मेंस देना पड़ता है। मेंस के बाद अगर मेंस में 2 पेपर आपके जो है जनरल स्टडीज और समथिंग हो गया, और जो 4 पेपर होते हैं वो इकोनॉमिक्स के होते हैं। और इकोनॉमिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, कुछ पूछा क्या जाता है वही पूछा जाता है। आप, मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आपके लिए 11th एंड 12th बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वो क्लियर है, वो बेसिक होता है सबका, और 11th में ही आपके इंडियन इकोनॉमिक्स भी है, तो अगर आप उन सबको पढ़ लेते हो तो वही चीज़ें यहाँ पर रिपीट हो रही होती हैं। यहाँ पर हो गया या मास्टर्स के एंट्रेंस में हो गया, हर जगह होती है। तो आप 11th 12th की चीज़ें जो भी हैं उसे बहुत अच्छे से करके चलिए, आगे बहुत काम देंगे आपको। तो इसमें जो है यही सब पूछा जाता है। आप मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप बस अपना ग्रेजुएशन तक 11th 12th एंड ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से पढ़िए, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी, देन डेफिनेटली आप इसे क्रैक कर लेंगे। और बाकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन उसके पॉइंट ऑफ व्यू में तो मेरे ख्याल से ये इजी ही होगा आपके लिए, वो बहुत बड़ी चीज़ होगी। और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, ए ग्रेड पोस्टिंग होगी इसमें भी आपके लिए। और इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो लबासना में भी होती है, जो कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें भी होती है। लेकिन उसके बाद दिल्ली में भी इसका हैगा, जहाँ पर 1 साल ट्रेनिंग चलती है, सिखाया जाता है कि कैसे वर्क करना है, कैसे नहीं, सब कुछ। तो इसकी सैलरी का तो अभी मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है, बट हाँ इसका आपको भी पता है सीएससी सिविल सर्विसेज का नाम कितना होता है। तो ये सबसे टफेस्ट भी मान सकते हैं और सबसे बेस्ट ऑप्शन लेके चल सकते हैं आप अपने लिए, जो आप अपने देश के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं। तो इस चीज़ के थ्रू बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं आप। और सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अपना कमेंट, एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही।